वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 7 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एगालेगा आइलैंड के बारे में है। मॉरिशस ने भी कुछ रिपोर्ट्स को डिनाई किया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉरिशस ने इंडिया को अलाउ कर दिया था कि वो उनके एक रिमोट आइलैंड जिसका नाम है एगालेगा, वहाँ पर मिलिट्री बेस बना सकते हैं। मॉरिशस ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने इंडिया को मिलिट्री बेस के लिए अलाउ नहीं किया है। ऑल्दो इट इज़ वेरी ट्रू कि इंडिया वहाँ पर कुछ इंफ्रा डेवलप कर रहा है, लेकिन ये मिलिट्री बेस के लिए नहीं है। देखिए, एगालेगा उनके दो आउटर आइलैंड्स हैं जो मॉरिशस का जो आइलैंड है उससे लगभग 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर नॉर्थ में सिचुएटेड है। इसका जो टोटल एरिया है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2600 हेक्टेयर। लोकेशन मैप में देखिए, ये है इंडिया, यहाँ पर है मॉरिशस, इसके नॉर्थ में या थोड़ा सा नॉर्थ और वेस्ट में यहाँ पर एगालेगा आइलैंड है, मेडागास्कर के थोड़ी सी दूरी पर। यहीं पर इंडिया कुछ इंफ्रा डेवलप कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इंफ्रा डेवलप करने को लेकर एक MOU साइन किया गया था, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन 2015, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के विजिट पर थे। इसके बाद यहाँ 2019 में काम शुरू हुआ। इंडिया ने लगभग $87 मिलियन का खर्च यहाँ पर उठाया है, एक एयरपोर्ट टर्मिनल को डेवलप करने में और जेटीज को डेवलप करने में, काइंड ऑफ पोर्ट इंफ्रा। यूपीएससी के द्वारा आइलैंड्स वगैरह पे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2018 का है, ऑल्दो ये इंडिया के एक आइलैंड से रिलेटेड है जो कि वॉल्केनिक आइलैंड है, नाम है बैरन आइलैंड। पहला स्टेटमेंट ये है कि बैरन आइलैंड वॉल्केनो जो है वो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है जो कि इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड है। दूसरा है कि बैरन आइलैंड ग्रेट निकोबार से 140 किलोमीटर ईस्ट में है। और तीसरा है कि लास्ट टाइम ये 1991 में इरप्ट हुआ था, उसके बाद से इनएक्टिव है। सही जवाब है पहला स्टेटमेंट ही केवल सही है, तो ए आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेड टाइड के बारे में है। हाल ही में रेड टाइड ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो कोस्ट है फ्लोरिडा के पास का, वहां पर लगभग 1400 टन फिश को मार दिया। इसका देखिए ओरिजिन जो है वो 2020 के दिसंबर में ट्रेस किया जा रहा है। पानी में एक लाल कलर का एल्गी बहुत एक्सटेंसिव फैल जाता है। कैरेनिया ब्रेविस एल्गी का एक टाइप है, इसे ही रेड टाइड के नाम से पुकारा जाता है। ये एक हार्मफुल एल्गल ब्लूम है जिसे शॉर्ट में HAB कहा जाता है। अब ये एल्गल ब्लूम क्या होता है? देखिए, एल्गल ब्लूम एक बहुत ही डेंस लेयर होती है छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स की, जो किसी भी लेक या किसी वाटर बॉडी के सरफेस को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऐसा न्यूट्रिएंट की ओवर एबंडेंस की वजह से होता है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ जाते हैं तो ज़्यादा एल्गी या प्लांट्स भी आ जाते हैं। प्राइमरली फॉस्फोरस की अधिकता की वजह से ऐसा होता है, जिस पर एल्गी डिपेंड करते हैं। सभी प्रकार के एल्गल ब्लूम नुकसानदेह नहीं होते, कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स जो ओशन में रिसाइड करते हैं, फिश या जो टिनी एनिमल्स होते हैं, उनका खाना होते हैं और मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं ओशन फूड वेब में। तो अगर एल्गल ब्लूम हो रहा है तो समटाइम्स इट्स बेनिफिशियल, लेकिन कई बार ये पूरी वाटर बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, सनलाइट नहीं पहुँच पाती और जो फिशेस वगैरह हैं वो मरने लग जाती हैं। इस प्रकार के एल्गल ब्लूम को हार्मफुल एल्गल ब्लूम यानी कि HAB कहा जाता है। ये देखिए तब होता है जब एल्गी जो सिंपल प्लांट्स होते हैं उनकी कॉलोनीज फ्रेश वाटर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती हैं और हार्मफुल इफेक्ट डालने लगती हैं लोगों पर, फिश, शेलफिश, मरीन मैमल और बर्ड्स के ऊपर भी। यहाँ पर ह्यूमन इलनेस HAB से बहुत रेयर है, बट कई बार ये हो जाती है और कई बार खतरनाक जानलेवा भी होती है। HAB कई बार एक नेशनल कंसर्न बन जाता है बिकॉज ये ना केवल मरीन इकोसिस्टम को बल्कि लोगों की हेल्थ को भी प्रभावित करता है। जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, ओरिजिनल इकोनॉमीज को भी प्रभावित करता है। अगर फिशेस मरने लग जाएंगी तो निश्चित तौर पर वहां पे रहने वाले लोगों को नुकसान होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 या 2.0 के बारे में है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 यानी 2.0 को अप्रूव कर दिया है 2025-26 तक के लिए। देखिए, समग्र शिक्षा स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था। ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम थी, मतलब इसके पहले 3 स्कीम्स ऑलरेडी चल रही थी, इनको क्लब कर दिया गया 2018 में। वो 3 स्कीम्स हुआ करती थी, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और टीचर्स एजुकेशन
टीई, इन तीनों को क्लब करके 2018 में लॉन्च किया गया समग्र शिक्षा स्कीम। अब ये उसका सेकेंड वर्जन है, इसीलिए इसे 2.0 नाम दे दिया गया। तो इंटीग्रेटेड स्कीम है जिसका उद्देश्य है इंक्लूसिव, इक्विटेबल और अफोर्डेबल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाना। ध्यान दीजिएगा कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि राज्यों को भी अपना हिस्सा देना होगा। यहां पर देखिए जो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस स्कीम में बच्चों तक सीधे पहुंचने की बात है, जिसमें अगर हमें कोई भी इंसेंटिव स्टूडेंट्स को देना है, स्कॉलरशिप देनी है, तो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी का सहारा लेंगे। एक आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए, जिसके जरिए में जो भी एंटाइटलमेंट देना है वो सीधे उनके अकाउंट में दे देंगे। वो एंटाइटलमेंट टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में हो सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बात कही गई थी कि हम इंडियन लैंग्वेज को इनकरेज करेंगे, तो इस इनकरेजमेंट के लिए इस 2.0 स्कीम में एक लैंग्वेज टीचर के अपॉइंटमेंट की भी बात कही गई है। फर्दर उसकी क्या सैलरी होगी, ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होगी, इन सभी का भी विस्तार से जिक्र किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर देखिए निपुण भारत इनिशिएटिव भी इसका हिस्सा है। निपुण भारत में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे हैं उनको कम से कम बेसिक जानकारी तो हो, वो सिंपल कैलकुलेशंस जानते हों, बेसिक उन्हें जो लेटर्स वगैरह हैं उनकी जानकारी हो, वो पढ़ना और लिखना जानते हों। तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए ये निपुण भारत इनिशिएटिव चलाया गया है। इसमें 500 रुपए पर चाइल्ड का प्रोविजन किया गया है एनुअल बेसिस पर लर्निंग मटेरियल के लिए, कुछ बुक्स वगैरह के लिए। 150 रुपए हर टीचर को दिया जाएगा मैनुअल और रिसोर्सेज के लिए, और 10 से 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे इस असेसमेंट के लिए कि क्या निपुण भारत अच्छे से काम कर भी रहा है अथवा नहीं। डिजिटल इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लैब्स को स्टैब्लिश किया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे जिसमें डिजिटल बोर्ड्स का इस्तेमाल होगा, ऐसा प्रपोज्ड है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज होगी। वर्चुअल क्लासरूम्स बनाए जाएंगे और डीटीएच चैनल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द एजुकेशनल पर्पस। यहां पर 25,000 रुपए इंसेंटिव का भी प्रावधान है। अगर किसी स्कूल के बच्चे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और 2 मेडल्स लेकर आ जाते हैं तो उस स्कूल को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मतलब स्कूल्स इंसेंटिवाइज हों अपने बच्चों को एजुकेशन में प्रमोट करने को लेकर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ई प्रिजन प्रोजेक्ट के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट किया है 99.49 करोड़ रुपीस का, जिसके माध्यम से स्टेट और यूटीज में ई प्रिजन प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या है ये ई प्रिजन प्रोजेक्ट? इसमें है ये कि जो प्रिजन की फंक्शनिंग है, जेल जैसे काम करता है, हम उसमें ऑटोमेशन लेकर आए, कंप्यूटराइजेशन करें, जो डेटा वगैरह हो वो ऑनलाइन ऑपरेशनल मोड में अवेलेबल हो। जो ई प्रिजन डेटा होगा उसमें हम इंटीग्रेट कर देंगे जो पुलिस का मैकेनिज्म है उसे, कोर्ट सिस्टम को, जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उन सभी लोगों को। ई प्रिजन एप्लीकेशन सूट यानी एक प्रकार का ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसे डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत काम करती है। जो ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, यहां पर आप जो भी लोग जेल में बंद हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जेल कैसे फंक्शन कर रहा है उसकी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। प्रिजन में कौन से ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उनकी भी जानकारी मिल जाएगी। यहां पर आप अगर किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो कि जेल में है तो ऑनलाइन विजिट रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। आपको कोई समस्या है तो ग्रीवांस रेड्रेसल की भी बात कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एक फीचर है ई प्रिजन MIS। यहां पर MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज हैं उसके लिए, जिसकी जानकारी वहां पर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। एक है नेशनल प्रिजन इंफॉर्मेशन पोर्टल। इट इज अ काइंड ऑफ पोर्टल, नाम से स्पष्ट है। ये एक सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है जहां पर आपको डेटा वगैरह दिख जाएगा स्टैटिस्टिकल फॉर्म में कि देश में कौन से जेल किस स्थिति में है। फर्दर विजिटर्स अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं थ्रू दिस पोर्टल, और कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी वो वहां पे सबमिट कर सकते हैं। कारा बाजार एक और इसका हिस्सा है। ये काला बाजार नहीं है, कारा बाजार है, जो कि कारागार से संबंधित है। देखिए कई सारे लोग जो जेल में होते हैं वो कुछ कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से, जिसे लोग खरीद पाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट ई प्रिजन प्रोजेक्ट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पहचान इनिशिएटिव के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इन्फॉर्म किया
कि टोटल 26.79 लाख आर्टिशंस ने खुद को पहचान इनिशिएटिव के तहत रजिस्टर करवाया है। नाम से स्पष्ट है, इसमें आर्टिशंस को पहचान दी जाएगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इनिशिएटिव है। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एक इनिशिएटिव के तौर पे आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करवाती है, जिसे आर्टिशंस के आधार कार्ड के साथ लिंक करके नेशनल डेटाबेस में जोड़ दिया जाता है। पहचान कार्ड एक आईडी कार्ड की तरह काम करता है, जिसमें उनका आधार नंबर, बैंक अकाउंट वगैरह भी फीड कर दिया जाता है। अगर सरकार उन्हें कोई इंसेंटिव देना चाहती है तो वो डीबीटी के फॉर्म में उनके अकाउंट में दिया जा सकेगा। फर्दर उनके बारे में पूरी जानकारी होती है, नेम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, और वो कौन से क्राफ्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। इसका फायदा ये होगा कि इसकी मदद से वो इजी लोन ले सकते हैं, और अगर सरकार उन्हें इंसेंटिवाइज करना चाहती है तो वो उन्हें टारगेट भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गामा इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के बारे में है। देखिए, गामा रेस का इस्तेमाल समटाइम्स किया जाता है चीज़ों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए या उनके प्रिजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव से। 26 गामा रेडिएशन प्लांट्स ऑपरेशनलाइज हैं जो वेरियस प्रोडक्ट को इरेडिएट कर रहे हैं। इसी बारे में ये आर्टिकल है। इसका इस्तेमाल फूड प्रिजर्वेशन और फूड आइटम्स की सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए किया जाता है। एक प्री डिटरमाइंड रेडिएशन डोज दिया जाता है। जो भी फूड आइटम्स हैं, इसमें सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन्स आ सकते हैं। इसका एक इस्तेमाल तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है, और माइक्रोबियल डिकंटेमिनेशन के लिए भी, यानी कि जो भी ड्राई स्पाइसेस वगैरह हैं वो हाइजीनिक हो जाएं, उसके लिए भी गामा रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, फूड इरेडिएशन फैसिलिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इस्तेमाल की जा रही है, ताकि फसलों के कट जाने के बाद वो नुकसान ना हो और उन्हें हम सही समय पर अच्छी तरीके से मार्केट में पहुंचा सकें। सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी तो ज़्यादा समय मिलेगा मार्केट तक ले जाने के लिए। फूड सेफ्टी के उद्देश्य से भी फूड इरेडिएशन काफ़ी कारगर है। इससे हम प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, फूड बॉर्न इलनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्प्राउटिंग या फल पकने लग जाते हैं उसे भी रोक सकते हैं, फूड को स्टरलाइज किया जा सकता है। इससे हम इंसेक्ट और इन्वेजिव पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एगेलेगा आइलैंड, ये सुमात्रा और बाली के बीच में है, वॉल्केनो डॉटेड आइलैंड है। कैर्निया ब्रेविस, ये लार्ज कॉमनली नोन ए टाइप ऑफ एल्गी है जिसे रेड टाइड कहा जाता है। हार्मफुल एल्गल ब्लूम है ये। समग्र शिक्षा स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ई प्रिजन प्रोजेक्ट एनआईसी का है, मिनिस्ट्री ऑफ या जो मेती है उसके अंडर में। पहचान इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है। यहाँ पर आर्टिशंस और हैंडीक्राफ्ट्स को आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बाकी मैं यहाँ पर जवाब मेंशन कर देता हूँ। ये पहला गलत है, बिकॉज हमने देखा था ये मॉरिशस के नॉर्थ में है, ना कि सुमात्रा और बाली के बीच में। दूसरा ये सही है। ये वाला गलत है बिकॉज ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ना कि सेक्टर स्कीम है। ये सही है। ये गलत है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है, ना कि कल्चर का। तो ये तो जवाब हमने देख लिए। सेशन की पीडीएफ का आपको ओनली आइज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ओनली आइज नथिंग एल्स आप सर्च कर लीजिएगा। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला जो चैनल देखिए उसे ही ज्वाइन करिएगा, वहीं पर सारे पीडीएफ्स आपको मिलते हैं। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।